Now we have question number 31. Question number 31 says a ring starts to roll down the inclined plane of height h without slipping. बच्चों कोई इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे, एज्यूम कर लीजिए, इसका हाइट h होने का मतलब यहाँ वर्टिकल हाइट दिया होगा, रिंग का नाम लिया है, कह रहा रिंग इसके ऊपर से ऐसे कहीं से बिना स्लिप हुए रोल करना शुरू कर रहा है। शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 मानेंगे, इसकी एंगुलर स्पीड 0 मानेंगे और बच्चों ये बिना स्लिप किए रोल करते हुए आगे यूं बढ़ेगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा और यहाँ आके ग्राउंड लेवल पे कभी ना कभी बच्चों ये पहुँच रहा होगा, इस तरह से ग्राउंड लेवल पे कभी ना कभी आ रहा होगा, पहुँच रहा होगा। सवाल ये है जब ये ग्राउंड पे पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। प्योर रोलिंग मोशन के केस में बच्चों ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में जो यहाँ के अंदर वेलोसिटी हमें मिल रहा था फाइनल वाला, इनफैक्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी हम लोग निकाला करते थे, वो आ रहा था स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों 2 टाइम्स ऑफ जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, इसमें रिंग का सिचुएशन दिया है और रिंग के लिए बच्चों आपको पता है कि रिंग के लिए के बाई आर का जो होल स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है। रिंग के लिए के और आर रेडियस ऑफ जायरेशन और रेडियस इक्वल होते हैं। तो यहाँ के लिए क्योंकि ये रिंग का केस है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यानी कि बच्चों इसको सॉल्व किया तो आ गए स्क्वायर रूट के अंदर जी एच। यही यहाँ के लिए बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करने जाऊँ तो यहाँ के लिए करेक्ट ऑप्शन जो हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन ई। यहाँ पर एक एडिशनल ऑप्शन है, वही यहाँ करेक्ट होगा, ऑप्शन ई। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 31. नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 says a solid cylinder of mass capital M and radius capital R rolls without slipping down an inclined plane of length L and height h. अच्छी बात है, इस बार बच्चों सिलेंडर का केस दिया है और सिलेंडर यहाँ रोल कर रहा है और विदाउट स्लीपिंग, इन द सेंस प्योर रोलिंग का केस यहाँ के अंदर आ रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन सिलेंडर रीच द बॉटम। बिल्कुल अभी जैसे मैंने क्वेश्चन कराया उसी के सिमिलर है बच्चों। तो यहाँ पे अंतर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जब वो बच्चों पहुँचेगा ग्राउंड पे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इनफैक्ट इसको आप लिख सकते हो के बाई आर का होल स्क्वायर। ऐसे इस बार सिलेंडर का केस है और सिलेंडर है कैसा, सॉलिड सिलेंडर है और सॉलिड सिलेंडर अगर है तो बच्चों के बाई आर का होल स्क्वायर सॉलिड सिलेंडर के लिए डिस्क जैसा सोचिए, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास यहाँ बन गया 2 टाइम्स ऑफ जी एच और यहाँ आ गया 1 प्लस 1/2। ओके, यहाँ पर बच्चों 3/2 आएगा, 3/2 का 2 ऊपर जाएगा, यहाँ आंसर हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 4GH डिवाइडेड बाई 3। ठीक, अगर ऑप्शन से बच्चों हम मैच कराएं तो करेक्ट मैचिंग जो यहाँ दिख रहा है क्लियरली बच्चों, दिस इज ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सिलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 32. Now let's move down to question number next one. Now we have question number 33. Question number 33 says two solid cylinders, उनके नाम बच्चों P and Q दिए गए हैं, आप सेम मास एंड सेम रेडियस स्टार्ट्स रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड रोलिंग डाउन ये फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम। बहुत अच्छी बात है, यहाँ 2 सॉलिड सिलेंडर हैं जिनका नाम P और Q है। ऐसे बच्चों यहाँ किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोल डाउन करने जा रहे हैं दोनों। यहाँ पर बच्चों सिलेंडर का केवल मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको यहाँ दिखा पाऊंगा। सिलेंडर का यहाँ क्रॉस सेक्शनल व्यू देखिए, इस तरह से यहाँ सेम रेडियस और सेम मास के 2 सिलेंडर बच्चों रोल डाउन होना शुरू हो रहे हैं। लेकिन P और Q उनके नाम और उनमें अंतर क्या है, जरा पढ़ते हैं सवाल को। करा सिलेंडर P हैज मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड नियर इट्स सरफेस। यहाँ पर बच्चों सिलेंडर P का मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूँ और सिलेंडर Q का यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल व्यू मैं दिखा रहा हूँ। रेडियस तो दोनों का इक्वल है,
रेडियस जो है बच्चों वो दोनों का इक्वल है, यहाँ पर दोनों का रेडियस इक्वल है, नाप के मैंने नहीं बनाया, बस बोल दिया हो गया। यहाँ के अंदर क्या कहा गया है, उसने कहा सिलेंडर पी हैज मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड नियर इट्स सरफेस, मतलब सरफेस के आसपास अगर जाते हैं तो यहाँ पे बच्चों बाहर सरफेस के आसपास डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अंदर, यहाँ डेंसिटी कम होता गया है। तो बच्चों अगर यहाँ से मैं एक एक्सिस एज्यूम करूँ तो इस एक्सिस के अबाउट, इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट यहाँ पर क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे ज़्यादा मिलेगा। और क्यों के लिए बोला गया है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मास कंसंट्रेटेड नियर द एक्सिस, एक्सिस के ज़्यादा करीब ज़्यादा मास कंसंट्रेट है। तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा मास कंसंट्रेट इसका है एक्सिस के करीब और इसका ज़्यादा से ज़्यादा मास एक्सिस से दूर कंसंट्रेट है, तो बच्चों यहाँ P का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और Q का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये वाले एक्सिस के अबाउट, तो बच्चों यहाँ P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू Q, क्योंकि एक्सिस से जितना ज़्यादा दूर पर मास ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा वहाँ पर बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का केस है हाफ टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर, लेकिन हाँ ये जो सिलेंडर का केस होता है हाफ एम आर स्क्वायर वाला, ये तब आता है बच्चों जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नेचर का हो। तो यहाँ यूनिफॉर्म नेचर का मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो एक बात तय है मोमेंट ऑफ इनर्शिया P का Q से ज़्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का हम लिखते हैं एम के स्क्वायर, रहा सवाल मास सेम है, अब जिसका I ज़्यादा होगा उसके लिए K भी ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन P का ग्रेटर होगा रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ Q। समझ आया बच्चों? हम आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन को अगर देखें तो यहाँ पर हमसे बात किया गया है एक्सीलरेशन किसका ज़्यादा होगा किसका कम, यहाँ टाइम कौन ज़्यादा लेगा कौन कम, यहाँ काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा किसका कम, कौन ज़्यादा स्पीड गेन करेगा कौन कम स्पीड। बच्चों मैंने आपको एक इस तरह के क्वेश्चन में क्ल्यू बताया था कि आप लोग चेक करिएगा K/R का होल स्क्वायर, K/R का होल स्क्वायर, जिसके लिए ये वैल्यू ज़्यादा, अगर ये वैल्यू ग्रेटर आ रहा है तो टाइम टेकन विल बी ग्रेटर, वेलोसिटी अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास विल बी लेसर एंड एक्सीलरेशन गेन विल बी लेसर। बताया था ना, बोलो बच्चों। यहाँ पर इसका उल्टा अगर हो K/R का होल स्क्वायर, बच्चों अगर ये लेसर है स्मॉल वैल्यू का है तो टाइम भी कम लिया जाएगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का उल्टा यहाँ बोलेंगे ये ज़्यादा होगा और बच्चों यहाँ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का ज़्यादा होगा। तो अब बच्चों इन दोनों में मैं क्या देख रहा हूँ, P के लिए K की वैल्यू ज़्यादा है, R की वैल्यू दोनों के केस में सेम है, लेकिन P के लिए अगर देखूं तो P के लिए K की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ के अंदर बच्चों KP ग्रेटर देन है KQ, जबकि R दोनों के लिए सेम है, तो इसका मतलब बच्चों K की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगा उसके लिए K/R का होल स्क्वायर ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर बच्चों K/R का होल स्क्वायर जो P के लिए होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू K/R का होल स्क्वायर, K/R का होल स्क्वायर Q के लिए। तो अब यहाँ से स्पष्ट है जिसके लिए रेशियो ज़्यादा है वो ज़्यादा टाइम लेगा और जिसके लिए रेशियो कम है वो कम टाइम लेगा। पहले टाइम वाला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों P ज़्यादा टाइम लेगा और Q कम टाइम लेगा। ऑप्शन में जाके देखें, पहला कह रहा है बोथ सिलेंडर P एंड Q रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, नहीं गलत। यहाँ के अंदर बच्चों अगला कह रहा है सिलेंडर P हैज लार्जर लीनियर एक्सीलरेशन देन Q। एक्सीलरेशन की बात बाद में करते हैं, बाकी बच्चों यहाँ तो टाइम की बात कहीं किया नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ये तो गया। अब यहाँ पर हम अगर वेलोसिटी या एक्सीलरेशन की बात करें, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन की बात करें तो उल्टा होगा, जिसके लिए रेशियो ज़्यादा है उसके द्वारा अटेंड किया गया वेलोसिटी कम होगा और एक्सीलरेशन भी कम होगा। तो यहाँ पर बच्चों P के लिए एक्सीलरेशन कम होगा और वेलोसिटी कम होगा और Q के लिए ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन में देखें, यहाँ पर बच्चों यहाँ टाइम टेकन बाई P विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू टाइम टेकन बाई Q,
velocity of p will be less than velocity of q, acceleration of p will be less than acceleration of q। अब ऑप्शन को मैच कराइए। यहां पर कहा p हैज लार्जर लीनियर एक्सीलरेशन देन q, p का एक्सीलरेशन लार्जर नहीं, गलत है। यहां पे कहा गया बोथ p एंड q रीच द ग्राउंड द सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इन द सेंस हाफ m v cm का स्क्वायर। सर m तो दोनों का सेम है लेकिन v cm अलग अलग होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल वाली सेम अटेंड नहीं होगी। यहां के अंदर कहा गया डी ऑप्शन, सिलेंडर q रीच द ग्राउंड विथ लार्जर एंगुलर स्पीड। बच्चों जिसके लिए लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा गेन होगा उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी भी ज़्यादा गेन होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होगा v बाई आर। आर तो सेम ही है दोनों का, जिसके लिए v ज़्यादा उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा। v किसके लिए ज़्यादा है? q के लिए। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी भी किसके लिए ज़्यादा होगा? q के लिए। तो यहाँ पर बच्चों फिलहाल ऑप्शन डी करेक्ट जा रहा है। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, this is the solution for the question number 33. Now let's enjoy question number next one. We have question number 34. Question number 34 says, क्या कह रहा बच्चों? A coin of mass 10 gram rolls along a horizontal table with velocity 6 meter per second. रोल कर रहा हॉरिजेंटल टेबल के along कितनी वेलोसिटी से? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमसे कहा गया है कि बताइए टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ के अंदर क्या होगा? हॉरिजेंटल टेबल के अनुसार रोल कर रहा है, हॉरिजेंटल टेबल के अलांग रोल करने का मतलब यहाँ रोलिंग मोशन हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ के अंदर जो होगा बाई फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, अगर प्योर रोलिंग मोशन है तो के टी ट्रांसलेटरी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ऑफ के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, यानी के बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो यहां के अंदर बच्चों ट्रांसलेटरी मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, 1 प्लस ऑफ के बाई आर का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज रख लेते हैं फटाफट। बच्चों यहां पर मास को दिया गया है, जो भी बॉडी उसका मास 10 ग्राम है। 10 ग्राम इन दी सेंस 10 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा। वी स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर का, इतने का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ओके, यहाँ के अंदर बच्चों अगला जो सिचुएशन हमारे सामने है वो ये है, यहाँ के लिए हो जाएगा 1 प्लस ऑफ, कौन सी बॉडी है, कौन से बॉडी की बात हुई है यहाँ पर बच्चों? जिस बॉडी की बात हुई है वो क्वाइन है। क्वाइन एक सिलेंडर की तरह से होगा बच्चों। यहाँ पर के बाई आर का होल स्क्वायर, इसके लिए हो जाएगा 1/2। सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। यहाँ पर बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 36/2, यानी कि यहाँ पर हो गया 18। यहाँ पर 10 की पावर -2 और 10 की पावर यहाँ के अंदर -4, ये हो जाएगा 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। ओके, यहाँ पे बच्चों इसको अगर हम लोग कट कर दें तो ये 9 आ गया, ये आ जाएगा 27 इंटू 10 की पावर -6 जूल, इतना जूल हो गया, यानी 27 इंटू 10 की पावर -6 जूल, यानी कि बच्चों यहाँ पर आ गया 27 माइक्रो जूल। ठीक, अगर ऑप्शन में जाएं करेक्ट चॉइस को खोजने तो बच्चों यहाँ करेक्ट चॉइस जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सेलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 सेज a circular platform is mounted on a frictionless axle. Okay, its radius r equal to 2 meter. Okay, and its moment of inertia about the axle is 200 kilogram into meter square. Okay, it is initially at rest. शुरुआत में वो प्लेटफॉर्म जो है बच्चों रेस्ट में है। A 50 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at the speed of 1 meter per second relative to the ground. Okay, time taken by man to complete 1 revolution is, देखो यहाँ पे बच्चों सिचुएशन सब मिला जुला कर ऐसे है जैसे एक डिस्क समझ लो, थोड़ा बड़ा सा साइज में बना देते हैं।
और हॉरिजेंटल मैनर में मैं ऐसे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों। 2D में 3D को दिखाना थोड़ा उसके लिए कलाकारी ज़्यादा आना चाहिए, जो मुझे नहीं आता है। यहाँ पर बच्चों फिलहाल ये रहा एक्सेल, ये रहा यहाँ के अंदर एक्सेल, जिसको एक्सिस बोल सकते हो फिलहाल सामान्य भाषा में, मैथमेटिकल रूप से। यहाँ पर बच्चों ये रहा इसका एक्सिस, जो कि एक्सेल यहाँ कहला रहा है ऐसे। ओके, ये जो हमारे पास प्लेटफार्म है डिस्कनुमा, इसको ऐसे मान लीजिए, ये जो प्लेटफार्म है बच्चों ऐसे है। और ख़ास बात है कि यहाँ रुका हुआ था, पहले क्या है, यहाँ पर इनिशियली ये रेस्ट में है, शुरुआत में रेस्ट में है। इसका रेडियस यहाँ पर बच्चों दिया गया 2 मीटर है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मेंशन है 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। अभी का सिचुएशन जो है वो ये है कि मैं पूछूं इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बच्चों। शुरुआती एंगुलर मोमेंटम इस बॉडी का या इस सिस्टम का क्या है, जवाब होगा 0। ओके, यहाँ पे आगे क्या लिखा गया, ये 50 किलोग्राम मैन स्टैंड्स ऑन दी एज ऑफ दी प्लेटफार्म एंड बिगिंस टू वॉक अलोंग दी एज। बच्चों एक व्यक्ति आ गया, यहाँ पर कहीं पर एक व्यक्ति आ गया, ये ऐसे मैं बना देता हूँ, जो इसके एज पर किनारे पर है और ये वॉक कर रहा है, इसके ऊपर चलने लगा। तो जब ये इधर जाएगा तो ये प्लेटफार्म उल्टा यहाँ पर रोटेट करेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन होगा तभी ये चल पाएगा, नो डाउट फ्रिक्शन रहा होगा। यहाँ पर बच्चों ये मैन अगर इधर की ओर बढ़ेगा तो क्योंकि नेट एंगुलर मोमेंटम में 0 लाना है, अगर शुरुआत में सिस्टम रुका हुआ था, नेट एंगुलर मोमेंटम 0 था, तो अभी भी 0 रहेगा। 0 तब होगा जितने एंगुलर मोमेंटम से मैन यहाँ पर मान लीजिए मैन यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो उतने एंगुलर मोमेंटम से जो हमारा ये प्लेटफार्म है वो क्लॉकवाइज चले। समझ में आ रहा बच्चों। तो यहाँ पर फाइनल केस में भी नेट लीनियर मोमेंटम की वैल्यू, नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, माफ करिएगा एंगुलर मोमेंटम यहाँ होगा, नेट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी 0। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम 0 था और फाइनल केस में भी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा 0 होगा। फाइनल केस में बच्चों एंगुलर मोमेंटम 0 होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितना एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होगा यहाँ प्लेटफार्म के लिए, उतना ही एंगुलर मोमेंटम यहाँ के लिए होगा बच्चों, किसके लिए, मैन के लिए। लेकिन अंतर इतना होगा, मैन का एंगुलर मोमेंटम, मैन अगर क्लॉकवाइज चल रहा है, अगर बच्चों ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तभी तो नेट वैल्यू 0 आएगा। अब जरा देखो, प्लेटफार्म का एंगुलर मोमेंटम जो रहा होगा वो हमारे पास होगा I इंटू ओमेगा। ये किसका रहा, प्लेटफार्म का ओमेगा। शुरुआत में रेस्ट में था लेकिन अब ये प्लेटफार्म चलने लग गया है, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू मैन का सिंपली हम लिख देते हैं MVR ऐसे, क्योंकि यहाँ R दूरी पर इसके रेडियस के बराबर दूरी पर है और वो चल रहा है, सिंपली सर्कुलर मोशन कर रहा है। वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो सर्कुलर मोशन v स्पीड से कर रहा है। यहाँ के अंदर बच्चों I इसको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन के अंदर I की वैल्यू उन्होंने 200 शायद दिया था, क्वेश्चन नंबर 35 आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 200 एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेटफार्म इक्वल टू मास ऑफ मैन 50 kg v वेलासिटी, जितने वेलासिटी से वो चल रहा वो है 1 मीटर पर सेकेंड और रेडियस यहाँ पर दिया गया बच्चों 2 मीटर, दिस इज 2। सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ ओमेगा ऑफ दी प्लेटफार्म दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, आई होप ये हमारे पास आ गया 1/2 इतना हो गया रेडियन पर सेकेंड। ओके, यहाँ पर बच्चों 100/200 मतलब 1/2 रेडियन पर सेकेंड आ गए। किसका एंगुलर स्पीड आया, ये वाले प्लेटफार्म का, कहाँ के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम यहाँ इसके एज पर जाएं और ये प्लेटफार्म ऐसे घूम रहा है, इस प्लेटफार्म की वेलासिटी निकालें लीनियर वाली, तो कितनी होगी। यहाँ लीनियर वाली वेलासिटी हमारे पास जो प्लेटफार्म की होगी v इक्वल टू आर ओमेगा, r इंटू ओमेगा पी, r की वैल्यू 1 है, इंटू ओमेगा पी, r की वैल्यू 1 नहीं माफ करिएगा 2 है यहाँ पर, और ओमेगा पी हमारे पास 1/2 है। इसका मतलब बच्चों वेलासिटी ऑफ दी प्लेटफार्म
यहाँ इस पॉइंट की जो इसके रिम पर एकदम जाएं, एकदम किनारे पर जाएं, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी कितनी, यहाँ पर जो वेलोसिटी हमारे पास होगी बच्चों वो आ जाएगी कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। अब आप जरा सोचो यहाँ पर जो इंसान है वो आगे बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है कितने से 1 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी आगे बढ़ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। बच्चों जो प्लेटफार्म है उसके ऊपर ये गोल गोल ये इंसान घूम रहा है और प्लेटफार्म इधर जा रहा है, तो चक्कर जल्दी पूरा कर लेगा कि नहीं बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ प्लेटफार्म की वेलोसिटी प्लस यहाँ पर आ जाएगा इसके अलांग बच्चों मैन अगर इधर जा रहा है तो प्लेटफार्म उल्टा जा रहा है, तो चक्कर जल्दी पूरा कर लेगा वो। यहाँ पर हम उसके सरकमफेरेंस के अलांग अगर नियम लगाएं तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पर बच्चों सारी चीज़ें रिलेटिव होंगी, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी हम लिख लेंगे इनटू यहाँ के अंदर हो जाएगा टाइम। ठीक है बच्चों। डिस्टेंस पूरा एक चक्कर जब वो पूरा करेगा बच्चों तो डिस्टेंस जो कवर होगा, एक पूरा चक्कर चलने में जो डिस्टेंस कवर होगा वो होगा 2 पाई r इक्वल टू यहाँ पर बच्चों हमारे पास यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो आ जाएगी दोनों के सम के बराबर। दोनों का जब बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी 1 या ये और 1 ये, तो कितना हो गया 2, 1 + 1 इनटू टाइम। यहाँ के अंदर बच्चों जो रेडियस हमको दिया है वो दिया गया है 2 मीटर, 2 इंटू टी, यानी टी की वैल्यू बच्चों 2 कैंसिल हो गया, यहाँ टी की वैल्यू हमारे पास आ गया 2 पाई सेकेंड। टाइम है तो यूनिट क्या होगा सेकेंड, 6.28 सेकेंड आ गया। दिस इज द टाइम टेकन बाई मैन टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लेटफार्म। ओके, अगर बच्चों प्लेटफार्म बिल्कुल रेस्ट रहता, उसको हम जाम कर देते, एक्सिस के अलावा वो मूव ना कर सकता तो और ज़्यादा समय लेता। तो यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ये देखिए एक कॉकरोच मुझे बड़ा परेशान किया है नीचे से। ठीक है, चलो ओके, यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 सेज अ स्मॉल object of uniform density rolls up a curved surface with initial velocity v. Okay, it reaches up to a height of 3v square divided by 4g. Okay, with respect to the initial position the object is. बच्चों यहाँ पर इस तरह का कोई एक सरफेस बना के दिया गया है और ऐसे इसको इंडिकेट किया गया है लाइक दिस। यहाँ पर ये जो कारा कितने हाइट तक ये पहुँच पाएगा। अगर बच्चों यहाँ हॉरिजेंटल लेवल पे जब ये जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी इन्होंने क्या दिखा रखा है, दिस इज v। इसकी वेलोसिटी बच्चों v दिखा रखा है। सवाल ये है कि ये मैक्सिमम कितने हाइट तक जा पाएगा, जा नहीं पाएगा, बल्कि दे दिया है कि मैक्सिमम जो हाइट ये रीच कर रहा है वो 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा वो ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा, वो रिंग रहा होगा, सॉलिड स्फीयर रहा होगा, हॉलो स्फीयर रहा होगा, क्या रहा होगा। और ये क्योंकि रोल करता हुआ जा रहा है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यहाँ के अंदर रोल अप द कर्व्ड सरफेस, तो यहाँ मान के चलेंगे प्योर रोलिंग मोशन। जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लेके गया होगा वो रहा होगा हाफ kT 1 प्लस हाफ k स्क्वायर अपान r स्क्वायर। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इसी को रेफरेंस लेवल मान लीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे क्या हो गया 0 + 0। और मान लो मैक्सिमम हाइट यहाँ तक, कहीं तक भी मान सकते हो, मान लो यहाँ तक वो पहुँच पाया है। तो यहाँ पर बच्चों जब वो पहुँचेगा, यहाँ पर जब वो पहुँचेगा तो मैक्सिमम हाइट पहुँचने का मतलब यहाँ पहुँचते ही इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी जो रोटेटरी वाला है, ट्रांसलेटरी वाला, सब कुछ यहाँ 0 0 हो जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा जो यहाँ काइनेटिक एनर्जी था वो पोटेंशियल में बदल चुका होगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। ओके, अब देखिए
बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ KT के जगह पर हाफ, यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा हम लोग क्या निकाल रहे थे, टोटल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों यहाँ हाफ नहीं रहेगा, माफ करिएगा, यहाँ केवल इतना रहेगा। KT को खोलेंगे तब हाफ आएगा, हाफ mv², 1 प्लस ऑफ K/R का इसको लिख देते हैं होल स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं, इसको ज़्यादा स्पष्ट होगा। ओके, और यहाँ पर जिस वेलासिटी से वो जा रहा था वो वेलासिटी v था, और बच्चों यहाँ आगे ये बोला गया है कि जिस हाइट तक वो पहुँच पा रहा है वो हाइट यहाँ हमको दिया गया है मैक्सिमम वाला, दिस इज इक्वल टू 3v² 4g। यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास है 3v² डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ g। ठीक, हमें सब मिला जुला के ये पता करना कि बॉडी है क्या, और इसको पता करने के लिए हमें K/R का होल स्क्वायर का रेशियो निकालना होगा। यहाँ पर चलिए रखते हैं चीज़ों को। बच्चों ये मल्टीप्लाई के रूप में है तो यम हटा देते हैं, v² हटा देते हैं, 2 से इस 4 को हटा के 2 कर देते हैं, तो बचा क्या, यहाँ आ गया 1 प्लस ऑफ K/R का होल स्क्वायर। दिस रेशियो बिकम्स दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ के अंदर बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ g भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर केवल बचा 3/2, यानी बच्चों इसको हम सॉल्व करें तो K/R का होल स्क्वायर 3/2 माइनस 1 मीन्स 1/2 आ गया। K/R का होल स्क्वायर जो हमारे पास होगा 1/2 आ गया, और K/R का होल स्क्वायर अगर 1/2 आ रहा है तो बच्चों यहाँ के लिए एक बात कंफर्म हो जाता है कि ये रेशियो अगर 1/2 आ रहा है तो एक बात तो कंफर्म है, जो बॉडी है या तो वो डिस्क है या तो वो सॉलिड सिलेंडर है। तो यहाँ जो बॉडी होगा बच्चों, जिस बॉडी की हम लोग यहाँ बात किए हैं, वो या तो डिस्क होगा, ओके, या फिर वो सॉलिड सिलेंडर होगा, सॉलिड सिलेंडर होगा। इन दोनों में से एक होना है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ऑप्शन में बच्चों डिस्क दिया है, सिलेंडर नहीं दिया है, तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए हो गया ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी, डिस्क वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 36। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 सेज a sphere rolls down an inclined plane of inclination theta. What is the acceleration as the sphere reach the bottom? यहाँ पर बच्चों रोल डाउन होने की बात कही गई है। ओके, तो यानी प्योरली रोलिंग मोशन हम मान के चलेंगे, और ऐसे केस में इंक्लाइंड प्लेन के केस में जो सेंटर ऑफ मास के द्वारा अटेंड एक्सेलरेशन आ रहा था, हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था बच्चों, ये आ रहा था g sin थीटा। अगर स्लाइड करता हुआ आता तो इतना होता, लेकिन जब रोल का केस होता तो अपान हो जाता है 1 प्लस ऑफ K² अपान R², ऐसे करके यहाँ हमें मिलता है एक्सप्रेशन। माय डियर स्टूडेंट, दिस विल बी इक्वल टू g sin थीटा। द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट स्फेयर। हम लोग एक बार देख सकते हैं यहाँ पर स्फेयर इन द सेंस सॉलिड स्फेयर, नाम ना लिया जाए तो सॉलिड स्फेयर, और सॉलिड स्फेयर के लिए K/R का जो होल स्क्वायर होगा उसका रेशियो आता है 2/5। यहाँ के अंदर बच्चों ये हो गया 2/5। यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 7/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 डिवाइडेड बाई 7 यहाँ आ गया, और यहाँ आ गया g sin थीटा। ऑप्शन को अगर मैं फिल्टर करूँ तो बच्चों करेक्ट चॉइस यहाँ पर जो हमें दिख रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 सेज a disk and a sphere of same radius but different masses rolls off on two inclined planes of the same altitude at and length। ओके, एक डिस्क है बच्चों और दूसरा स्फेयर है, दोनों के सेम रेडियस है लेकिन मास अलग अलग है। रोल्स ऑफ ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ द सेम लैटिट्यूड एंड लेंथ। ओके, यहाँ पर बच्चों इंक्लाइंड प्लेन से इस तरह से रोल कराना है, दो तरह के बॉडी को यहाँ पर
ऐसे रख के रोल कराना है। यहाँ एक डिस्क है, दूसरा स्फीयर। विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट। यहाँ पर बच्चों पहले कौन पहुँचेगा, डिस्क पहले पहुँचेगा या स्फीयर? बच्चों जिसके लिए k बाई आर का होल स्क्वायर कम होगा वो टाइम कम लेगा। तो k बाई आर का होल स्क्वायर अगर मैं यहाँ स्फीयर के लिए देखूँ, इन दी सेंस सॉलिड स्फीयर के लिए कई बार ये सवाल आ चुका जिक्र में, 0.4 आ गया, 2/5 मीन्स 0.4। और यही चीज़ अगर मैं डिस्क के लिए देखूँ, k बाई आर का होल स्क्वायर फॉर डिस्क, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू कितना हो गया था, 1/2 मीन्स 0.5। इसका मतलब बच्चों स्फीयर के लिए कम आया, स्फीयर यानी सॉलिड स्फीयर के लिए कम आया, तो जिसके लिए k बाई आर का होल स्क्वायर बच्चों यहाँ कम आएगा उसके द्वारा लिया गया टाइम भी कम होगा, यानी स्फीयर जल्दी पहुँचेगा। पूछा गया कौन पहले पहुँचेगा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यहाँ स्फीयर पहले पहुँचेगा। करेक्ट चॉइस जो हम लोग यहाँ सिलेक्ट करेंगे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 39। Question number 39 says a solid sphere rolls without sliding. ओके, स्लीपिंग या स्लाइड या स्लीप किए बिना रोल करने का मतलब प्योर रोलिंग मोशन की बात हो रही है। ओके, एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। बच्चों वहाँ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड कर लीजिएगा आप, ये रहेगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। along a straight line on horizontal floor, काइनेटिक एनर्जी इज, यहाँ काइनेटिक एनर्जी पूछा, इट मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ रखा है। अगर कुछ नहीं बोला, केवल काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट टोटल काइनेटिक एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा KT मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस हाफ, यहाँ हो जाएगा K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ओके, देखिए जो यहाँ इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, एक बार पूरा लिख देते हैं ऐसे। चलिए वैल्यूज रखते हैं। मास यहाँ के अंदर दिया गया है, दिस इज 1 kg, स्फीयर का मास 1 kg है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर हो गया, 1 प्लस क्या चीज़ है ये, सॉलिड स्फीयर है। और सॉलिड स्फीयर के लिए कुछ सोचना नहीं, k बाई आर का जो होल स्क्वायर होगा वो बच्चों 2/5 होगा, आपको पता है। ओके, यहाँ के लिए हमारे पास हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा बच्चों 7/5, यहाँ पर आ गया 7/10, ठीक है, 7/10 जूल। ऑप्शन यहाँ के लिए जो करेक्ट हो गया वो हो गया बच्चों ऑप्शन सी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 39। नाउ लेट्स मूव डाउन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 सेज अ रोप इन उंड, वहाँ इज रहेगा, इज उंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विथ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। बच्चों यहाँ पर एक सिलेंडर ऐसे मैं इमेजिन करता हूँ, ऐसे इसका एक्सिस ऐसे जा रहा होगा, इसके एक्सिस को मैं फिक्स कर देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ने से लग गया क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला नहीं तो फिक्स ही होगा। इसके ऊपर बच्चों रोप ऐसे स्ट्रिंग या रोप ऐसे लपेटा हुआ है, ओके, रोल किया गया है, एंड देन यहाँ पर ये लटक रहा है। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू मैं दिखाऊं तो इधर से देखने पर कैसा प्रतीत होगा, देखते हैं। वो कुछ ऐसे होगा, ये रहा एक्सिस फिक्स है, ये रोप ऐसे लटक रहा है। बच्चों ये एक्सिस फिक्स है, अगर रोप को पकड़कर मैं कोई फोर्स लगा के यहाँ पर खींचूंगा बच्चों तो यही फोर्स इनफैक्ट यहाँ टेंशन फोर्स बन जाएगा। इसके वजह से यहाँ के अंदर सेंटर के अबाउट इसमें क्या क्रिएट हो जाएगा, टॉर्क, और ये इस तरह से मोशन करने लग जाएगा एंगुलर, तो इसके अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा। हमसे पूछा एंगुलर एक्सीलरेशन यहाँ कितना होगा। बच्चों यहाँ जो टार्क लगेगा, टार्क की वैल्यू यहाँ के अंदर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, फोर्स जो कि F है या T लिख सकते हो, T फॉर टेंशन, और वही F के बराबर होगा इनटू R परपेंडिकुलर जो होगा, जिसके अबाउट टार्क को मैं निकाल रहा हूँ बच्चों, वहाँ से R परपेंडिकुलर मीन्स रेडियस के बराबर हो गया, और यही इक्वल टू होगा I इंटू अल्फा। ठीक है,
यहाँ के अंदर बच्चों क्या क्या कंडीशन है, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ये पूछा है कि क्या पूछा है बच्चों। यहाँ के अंदर 30 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, फोर्स को दे रखा है डायरेक्ट ही 30 न्यूटन, और आर की वैल्यू यहाँ के अंदर 40 सेंटीमीटर है, इन दी सेंस बच्चों 0.40 मीटर हो जाएगा। आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, ये हालो सिलेंडर, और हालो सिलेंडर के लिए उसके एक्सिस के अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²। यहाँ के अंदर बच्चों mr², मास यहाँ गिवन है 3 kg इंटू r², यहाँ के अंदर हो जाएगा 3 इंटू r का स्क्वायर मीन्स 0.4 का स्क्वायर, 0.40 का स्क्वायर, यहाँ के अंदर इंटू अल्फा। सॉल्व करके बच्चों अल्फा निकाल लेना है। ये देखो यहाँ पर ये 10 बार जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो गया 10 इक्वल टू, और ये पूरा इसके एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0.4 केवल लिख दो, काम चल जाएगा, 40 लिखो ना जी, लिखो अल्फा। यहाँ के अंदर बच्चों अल्फा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.4 मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया बच्चों 25, क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन है इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन में जाके जरा इसको खोजें। करेक्ट मैचिंग जो मुझे दिख रहा है बच्चों इसके लिए वो है ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सिलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। वैसे यूनिट से ही दो ऑप्शन यहाँ छट जा रहे थे। एंगुलर एक्सीलरेशन पूछ रखा आपसे ना, और एंगुलर एक्सीलरेशन की यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा, ना कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके बच्चों, ओके, दिस इज द सॉल्यूशन for the question number 40. Now let's enjoy question number next one. Now we have question number 41. Question number 41 says a solid sphere is in rolling motion. अच्छी बात है, in rolling motion ये body possesses translational kinetic energy Kt as well as rotational kinetic energy Kr। पूछा गया है साइमल्टेनियसली द रेशियो Kt ओवर दिस, हमसे पूछा गया बच्चों Kt ओवर, ऐसे लिख देते हैं Kt प्लस Kr, ये रेशियो हमसे पूछा गया क्या होगा बच्चों। Kt इन दी सेंस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और Kr इन दी सेंस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। Kt प्लस Kr मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपली हमको बताना है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी टू दी टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये रेशियो बताना है बच्चों। पढ़ते समय हम लोग इसको सीख चुके हैं, ये रेशियो जो हमारे पास आ रहा ट्रांसलेशनल अपॉन टोटल निकालें तो यहाँ आ जाएगा r² डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा बच्चों r² प्लस k², ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कौन सी बॉडी की बात हुई है, ये बच्चों सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है, तो ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए ऊपर और नीचे r² से डिवाइड कर लें, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ऑफ k बाई आर का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमें डायरेक्ट पता होती है। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हमें डायरेक्ट पता होती है, तो बच्चों यहाँ के लिए इस प्रकार से हमारे पास, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का केस है, k बाई आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/5 होगा। सॉल्व करोगे यहाँ 7/5 आ जाएगा, 5 ऊपर चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा 5/7। यही बच्चों यहाँ के लिए आंसर होगा। और ऑप्शन में जाके अगर यहाँ करेक्ट आंसर को मैच कराएं तो बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन को अगर मैच कराएं तो 5/7 मीन्स करेक्ट मैचिंग यहाँ के लिए होगा ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट मैचिंग यहाँ के लिए जो हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके बच्चों, इस तरह से ये बच्चों मैकेनिक्स का लास्ट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ, और इस तरह से आपका मैकेनिक्स भी कंप्लीट हुआ। ओके, अब पढ़ने पढ़ाने के लिए दो चीज़ें शेष हैं। उसमें पहली जो बात हो एक शेष रह गई है, एक बाकी रह गई है बच्चों, वो है थर्मल फिजिक्स, और अगला जो यहाँ पर है वो है मॉडर्न फिजिक्स। ये दो बातें अभी बाकी हैं, दो टॉपिक्स मेन बाकी हैं। ओके, क्योंकि बच्चों सारे क्वेश्चन आप करते हुए चल रहे हो, एक कंप्लीट तैयारी करते हुए चल रहे हो, यहाँ एक ऐसी पढ़ाई नहीं करते हुए चल रहे हो कि आपको बस अभी काम चलाऊं पढ़ लिए हो, अभी आगे बहुत कुछ देखना नहीं। अगर आप पूरा फॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल सफाई के साथ आप पढ़ते जा रहे हो।
इतने क्वेश्चन ना कराएं तो कब का ख़त्म हो जाए सब चीज़। लेकिन क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बच्चों, तो आपको थियरी पढ़ाने और पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा, सब भूल जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही करना है, उसके लिए कॉन्सेप्ट तैयार होना जरूरी है, जिसके लिए हम लोगों को थियरी पढ़ना पड़ता है। और केवल कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से क्वेश्चन नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। और केवल प्रैक्टिस कर लेने से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो बच्चों, कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बिना कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, और बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आपका कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर हो सकता। इसलिए इन दोनों बातों पर ध्यान देना है। ओके, अब जरूरी यह है कि जो आपका सिलेबस खत्म होता जा रहा है वो तैयार भी होता जाए, तो प्रॉपर रिवीजन आप साथ में करते चलिए। अब बच्चों, अगले लेक्चर में हम लोग 2 चीज़ें बची हुई हैं, मॉडर्न फिजिक्स और दूसरा बचा हुआ है थर्मल फिजिक्स। दोनों में से क्या आप पढ़ना चाहते हैं आप लोग मुझे बताइएगा, जो रिप्लाई ज़्यादा आएगा उसको मैं पहले स्टार्ट कर दूंगा। ओके बच्चों, ठीक है, चलते हैं अगले लेक्चर में एक नए यूनिट के साथ हम लोग मिलेंगे। ओके बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।